जरा सोचिए, एक लड़का कॉलेज की नींद में मस्त पर सपने देखता है आसमान से भी ऊंचे। डिग्री विग्री उसके लिए क्या थी, बस एक टिकट, एक मामूली नौकरी का, और स्टीव को तो दुनिया हिला देनी थी। उस जमाने में कंप्यूटर, अरे बाप रे, पूरे कमरे जितने बड़े, और मोबाइल, वो तो बस कहानियों की बात थी। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की माइनस स्टीव जॉब्स। कॉलेज को मारता है टाटा बाय बाय, कहता है ये डिग्री वग्री मेरे काम की नहीं। उसे तो कुछ ऐसा करना था जो दुनिया देखे और कहे वाह। उसको शौक था सुंदर अक्षरों का, कैलीग्राफी का दीवाना। पर कॉलेज छूटा तो जिंदगी थोड़ी रंगीन हो गई। ड्रग्स वग्स के चक्कर में पड़ गया, मन हुआ उदास, किसी काम में नहीं लगता था ध्यान। पर कहते हैं न, आग कहीं भी लग सकती है। स्टीव के दिमाग में भी एक छोटी सी आग दबी थी, नई नई चीजों को जानने की। फिर होता है इंडिया का टूर। हाँ जी, अपना भारत देश। यहाँ आकर स्टीव को मिलता है थोड़ा ज्ञान, थोड़ी शांति। योगा सीखता है, इधर उधर घूमता है और समझता है कि यार ये जिंदगी तो बड़ी कीमती है, इसे ऐसे ही बर्बाद करना तो गुनाह है। यूएस लौटकर उसे मिलती है एक गेम बनाने वाली कंपनी में नौकरी। अटारी ब्लैक एंड व्हाइट गेम्स का जमाना था वो। पर स्टीव का मन कहाँ लगने वाला था उन पुराने गेम्स में। मैनेजर से हो जाती है बहस। स्टीव कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट दो, 1 हफ्ते में उसे ऐसा बना दूंगा कि तुम भी कहोगे ये लड़का तो हीरा है। मैनेजर भी दांव लगा देता है, कहता है अगर टाइम से पहले कर दिया तो $55,000 तुम्हारे। फिर क्या था, स्टीव लग जाता है दिन रात एक। पर वो मशीन बॉट बनाना आसान नहीं था, तो जाता है अपने जिगरी दोस्त जानोई के पास, जो कंप्यूटर का था जादूगर। जानोई फटाफट काम निपटा देता है। पर यहाँ स्टीव खेल जाता है थोड़ा गेम। पूछता है जानोई को कितने पैसे मिले, तो स्टीव बोलता है $700। थोड़ा झूठ, थोड़ा मक्खन। उधर मैनेजर हैरान, ये लड़का तो सच में कमाल का है, टाइम से पहले गेम बना दिया तो $5,000 देने पड़ते हैं। स्टीव जानोई को देता है $300 और खुद रख लेता है बाकी का माल। पर स्टीव कहाँ रुकने वाला था। $1,000 में क्या होता है, कुछ कपड़े, कुछ जूते। उसे तो चाहिए थे लाखों करोड़ों, कुछ बड़ा खरीदने के लिए। तभी जानोई के घर में दिख जाता है एक अजीब सा बोर्ड, कीबोर्ड। जानोई बताता है कि इस पर कुछ भी लिखो और स्क्रीन पर देखो। वो दरअसल एक कंट्रोलर बनाने की कोशिश कर रहा था। और तभी स्टीव के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे आता है एक जबरदस्त आइडिया। वो वोजनियाक से कहता है अरे यार, क्यों न हम ऐसे कंप्यूटर बनाएं जो हर कोई खरीद सके। सस्ते कंप्यूटर और मुनाफा होगा इतना कि गिनते गिनते थक जाओ। जानोई थोड़ा सोचता है, कहता है आजकल किसे चाहिए कंप्यूटर। पर स्टीव की सोच तो बहुत आगे की थी। वो कहता है अरे यार, अगर लोग कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है और ये कितना काम आ सकता है। उसकी बात में दम था, तो जानोई भी कहता है चलो देखते हैं। फिर स्टीव उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है, जहां बड़े बड़े लोग आए थे। पर रास्ते में जानोई घबरा जाता है, कहता है वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है, उसे तो प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता। तभी स्टीव झट से नाम सोच लेता है, -LDAS। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेट में आसान है, पहला अक्षर है और सुनने में भी अच्छा लगता है। और इसी तरह रास्ते में ही बन जाती है दुनिया की वो कंपनी जिसके पास आज इतना पैसा है कि 2 और कंपनियों को खरीद ले। सेमिनार में स्टीव अपना आइडिया रखता है, पर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। बेइज्जती होने से पहले ही दोनों निकल लेते हैं। पर वहां एक बंदा था जिसकी नजरें स्टीव पर टिकी थी, -पॉल। वो स्टीव को अपना कार्ड देता है। अगले दिन स्टीव पॉल की दुकान पर पहुंचता है और हो जाता है सौदा। पॉल कहता है कि उसे 50L कंप्यूटर चाहिए और हर सेट के लिए वो $500 देगा। स्टीव कहता है डन डील और मांगता है 2 महीने का टाइम। और फिर स्टीव अपने पापा के गैराज को बना देता है दुनिया का पहला एल ऑफिस। सोचो, वो गैराज जो आज दुनिया की सबसे महंगी सड़क वुल्फ स्ट्रीट पर है, कभी बस का गैराज हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं सपने बड़े देखो तो सच भी बड़े होते हैं। कि स्टीव अपने काम के लिए पागल था, हर छोटी बड़ी चीज पर उसकी नजर बाज की तरह रहती थी। पर अब उसे और लोगों की जरूरत थी। अकेले 2 लोग क्या करते, तो बुला लेता है अपने कुछ खास दोस्तों को, जिसमें उसका जिगरी यार जॉन भी शामिल था। और फिर काम पकड़ता है सुपर स्पीड। 2 महीने बाद स्टीव अपना पहला सेट लेकर पॉल के पास पहुंचता है। पर पॉल कहता है अरे यार, मैंने तो पूरा सेट मांगा था मॉनिटर के साथ, ये सिर्फ बोर्ड कौन खरीदेगा। तब स्टीव कहता है तुम पहले कुछ डेमो लोगों को बेचो, जब उन्हें पसंद आने लगे तो अपने मॉनिटर और कीबोर्ड भी बेचो, डबल मुनाफा होगा। ये आइडिया सुनकर पॉल तुरंत कहता है तुम तो जीनियस हो, और उन्हें पैसे दे देता है। मतलब फोन में चार्जर न देने का आइडिया तो 45 साल पहले ही आ गया था। खैर, स्टीव को कहीं न कहीं लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ और धांसू होना चाहिए, तो वो खुद ही कुछ चीजें ठीक करता है। पर बात नहीं बनती। अगले दिन वो रेड नाम के एक टेक्नीशियन को बुलाता है जिसके पास इस काम का बहुत तजुर्बा था। स्टीव उसे कहता है कि वो पावर सप्लाई और बोर्ड को इस बॉक्स में ऐसे फिट करे कि न तो गर्मी हो और न ही कोई गड़बड़। रेड कहता है कोई दिक्कत नहीं बॉस, और कुछ ही मिनटों में काम तमाम कर देता है।
दिन में काम निपट जाता है तो स्टीव देश की बड़ी कंपनियों के सीईओ को फोन करता है और अपने एकदम नए और सस्ते कंप्यूटर के बारे में बताता है। कहता है लगाओ पैसा, कमाओ ढेर सारा। पर कोई नहीं मानता तो स्टीव हो जाता है थोड़ा मायूस। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता कि अब क्या करे। तभी एक दिन उसके गेट पर रुकती है एक सोने की गाड़ी। उसमें से उतरता है मार्क नाम का एक आदमी। कहता है कि अटारी गेम के मैनेजर ने उसे भेजा है, ये कहकर कि स्टीव कुछ दिखाना चाहता है। ये सुनकर स्टीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने डाइनिंग एरिया को मीटिंग रूम बना देता है और तुरंत बात शुरू करता है। मार्क कहता है कि वो एक बड़े इन्वेस्टर का आदमी है और उसे लगता है कि स्टीव जो चीज बना रहा है उसकी कीमत आज से 10 साल बाद डबल होने वाली है। सौदा हो जाता है और इतनी बड़ी रकम देखकर स्टीव को लगता है जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। पर ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। पर कहते हैं ना, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है और इसे कहते हैं जिंदगी का कड़वा सच। ऐसा ही एक फैसला स्टीव को लेना पड़ता है। उसी रात उसे पता चलता है कि क्रिश्चियन, उसकी गर्लफ्रेंड, प्रेग्नेंट है। पर स्टीव को ये बच्चा नहीं चाहिए, उसके पास टाइम नहीं है, उसे अपना पूरा ध्यान काम पर देना है। और कहीं न कहीं उसे अपनी गर्लफ्रेंड की वफादारी पर भी थोड़ा शक है, इसलिए वो उसे अपनाने से इनकार कर देता है, जिससे दोनों में खूब लड़ाई होती है और आखिर में दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टीव को बुरा नहीं लगता, वो पूरी रात खूब रोता है क्योंकि वो सच में उससे बहुत प्यार करता था। पर अब उसे अपने सपने के आगे कुछ और नहीं दिख रहा था। पैसे आने के बाद स्टीव ने अपने कंप्यूटर का एक नया और भी धांसू मॉडल बनाया, जिसे वो सबसे पहले वेस्ट कंप्यूटर फेयर में लॉन्च करने ले जाता है, जहां दुनिया भर की कंपनियां आई थीं। थोड़ी ही देर में स्टीव सारी भीड़ को अपनी ओर खींच लेता है और बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि अब आम लोग भी वो खुशी महसूस करें जो अमीर लोग करते हैं, यानी लोगों के सामने अपनी हैसियत दिखाना। इसलिए स्टीव सबको अपना एकदम शानदार, छोटा और खूबसूरत प्रोडक्ट दिखाता है और कहता है खरीदो इसे और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। उस दिन से उसे हर जगह तारीफें मिलने लगती हैं, कॉन्फ्रेंस होने लगते हैं और लोग उसके मॉडल खूब खरीदने लगते हैं। और देखते ही देखते लेटेस्ट मॉडल को और भी ज्यादा धांसू बनाना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि वो कुछ एकदम नया और फ्यूचर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। पर उसकी कंपनी का प्रोग्रामर उसकी बातों से खुश नहीं था, क्योंकि स्टीव ने जो आइडिया दिया था वो बहुत सिंपल था और वो उसकी बहुत कम यूनिट बना पाएंगे। स्टीव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भले ही वो साल में एक मॉडल लॉन्च करे, वो मॉडल बाकी सारी कंपनियों से लाखों गुना बेहतर और एडवांस होना चाहिए। ये कहकर वो उसे कंपनी से निकाल देता है, क्योंकि उसका विजन क्वालिटी पे था, क्वांटिटी पे नहीं। और ये आप आज भी देख सकते हैं कि एप्पल का नया मॉडल साल में एक ही बार लॉन्च होता है, एकदम धमाके के साथ। एक दिन उसका कॉलेज का दोस्त उससे मिलने आता है किसी काम की बात करने, पर वो काम को लेकर उतना सीरियस नहीं था, इसलिए स्टीव कहता है कि वो उससे लंच पर मिलेगा। और उसी टाइम क्रिश्चियन उसे फोन करती है। वकील आता है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है और वो स्टीव की प्रॉपर्टी में 30% हिस्सा चाहती है, क्योंकि वो बेटी उसकी है। पर स्टीव कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ उसके पैसे चाहती है। पर वकील कहता है कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि वो उसकी बेटी है। अब जॉन से मिलने के बजाय स्टीव मार्क के पास जाता है और उसे बताता है कि जॉन कंपनी में शेयर मांग रहा है, पर उसे लगता है कि वो इसके लायक नहीं है, वो उसके जैसे हजारों टेक्नीशियन रख सकता है। दूसरी तरफ जॉन स्टीव का इंतजार करते करते थक जाता है और वहां से चला जाता है। इधर रातों रात स्टीव फैसला करता है कि वो जॉन को छोड़कर किसी को भी शेयर नहीं देगा। पर जॉन इससे खुश नहीं था, इसलिए वो कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। पर स्टीव कहता है कि सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब 1982 में, एक साल बाद, बोर्ड मेंबर्स को समझ में आ जाता है, इसलिए वो मार्क से उसकी शिकायत करते हैं और कहते हैं कि वो पिछले 2.5 साल से एक ही मॉडल पर काम कर रहा है। इससे कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। और उनकी पार्टनर कंपनी IBM ने भी अपना दूसरा मॉडल लॉन्च कर दिया है। एक मेंबर कहता है कि वो जानता है कि स्टीव ग्रेट है, उसके जैसा कोई नहीं है, पर वो एक टाइम बम की तरह है और अगर आज नहीं रोका गया तो फ्यूचर में फट जाएगा। अब मार्क को भी ये बात सही लगती है और वो स्टीव से बात करने जाता है और उसे ये प्रोजेक्ट छोड़ने की सलाह देता है, जिससे स्टीव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इसमें सब कुछ लगा दिया था। पर अब स्टीव कंपनी का मालिक नहीं था, ज्यादातर शेयर मार्क और बाकी मेंबर्स के पास थे, इसलिए उसे ये बात माननी पड़ती है। स्टीव को कंपनी से निकालने के बाद उसे एक ऐसी जगह पर एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जहां माहौल बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं था। वहां का पूरा स्टाफ सुस्त पड़ा रहता था, किसी में कोई उत्साह नहीं था। उनके बनाए हुए कंप्यूटर मॉडल में भी बहुत सारी गलतियां थीं। स्टीव उन गलतियों को उन्हें समझाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ऑफिस के जो भी होशियार लोग थे उन्हें इकट्ठा करके उस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। वो उस प्रोजेक्ट का नाम मैक और डॉज कंप्यूटर रखता है और उसका लक्ष्य होता है कि इसे पहले से भी बेहतर और खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन इस काम में भी उसे पूरे 2 साल लग जाते हैं।
इस देरी से बोर्ड के सदस्य बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टीव को जॉन कलानी के बारे में बता दिया था कि वह कौन है। शायद जॉन कलानी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने बोर्ड को स्टीव के खिलाफ भड़काया था। इसी वजह से पहली बार स्टीव और बोर्ड के सदस्यों के बीच बड़ी बहस होती है, और ये तो बस आगे होने वाली बड़ी मुश्किलों की शुरुआत थी। अगले दिन कंपनी में एक और बुरी खबर आती है। उन्हें पता चलता है कि बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, उन्होंने कंपनी को फोन किया और बहुत डांटा। उन्होंने ये तक धमकी दी कि अगर स्टीव को जल्द ही कंपनी से नहीं हटाया गया तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। अब धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ स्टीव के खिलाफ होता जा रहा था। इसलिए स्टीव कहता है कि गलती न तो उसमें है और न ही उसके कंप्यूटर में, बल्कि जैक में है, जिसने मैक और डॉस की कीमत इतनी बढ़ा दी कि उसे कोई खरीद ही नहीं रहा। अब कंपनी में लगभग सभी को लगने लगा था कि स्टीव की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हर काम को करने में बहुत ज्यादा समय लेता है। उसी रात जब स्टीव अपने काम में डूबा हुआ था तो उसका पुराना दोस्त जॉन उससे मिलने आता है और बताता है कि उसे एप्पल की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। इस पर स्टीव कहता है कि वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने पिछले 2 महीनों से जॉन से ठीक से बात भी नहीं की थी। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन सफलता की राह में उसने अपने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बचपन की दोस्ती इस तरह खत्म हो, पर वो बेबस महसूस कर रहा था। ये कहकर जॉन खूब रोता है, लेकिन स्टीव कुछ नहीं कहता। जॉन के जाने के बाद स्टीव अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो सफल तो हो गया था, लेकिन इस रास्ते में उसने अपने कई साथियों को खो दिया था, जिसके कारण वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अगले दिन जैक भी स्टीव पर गुस्सा होता है कि उसने उसे नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि नुकसान तो उसकी गलत नीतियों की वजह से हुआ था। इस बात पर स्टीव को और गुस्सा आता है और वो जैक के मुंह पर कहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने उसे सीईओ बनाया। उस दिन से कंपनी के लोग 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ स्टीव के साथ थे और कुछ उसके खिलाफ। इस स्थिति को देखते हुए वोटिंग कराई जाती है, जिसमें ज्यादातर लोग स्टीव के पक्ष में वोट नहीं करते हैं। इसी वजह से उसे उसी दिन कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब मार्क भी उसका साथ नहीं देता, जबकि उसी की वजह से कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया था। आज स्टीव पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने पिताजी के गैराज में जाता है, जहां उसने ये सब काम शुरू किया था। वहां रखी अपनी टीम की पुरानी तस्वीरों को देखकर वो खूब रोता है। तभी उसके पिताजी आते हैं और उसे सैंटा देते हैं। लेकिन अब स्टीव के लिए सब कुछ खत्म जैसा लग रहा था। फिर एक बड़ा मोड़ आता है। स्टीव उस कंपनी को खरीद लेता है जिसमें उसने अपनी आधी जिंदगी बिताई थी। इस दौरान उसकी शादी लॉरेन नाम की एक लड़की से हो जाती है और क्रिश्चियन से पैदा हुई अपनी बेटी को भी वो अपने साथ रख लेता है। इन 9 सालों में स्टीव ने खुद में बहुत बदलाव महसूस किया। उसी समय एप्पल के शेयर बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, जिसके कारण जैक को कंपनी छोड़नी पड़ती है और एक नया सीईओ अल्बर्ट को नियुक्त किया जाता है। अल्बर्ट सीईओ बनते ही सबसे पहले स्टीव से मिलने जाता है, क्योंकि वो स्टीव के महत्व को जानता था। उसे पता था कि स्टीव ही कंपनी को वापस मुनाफे में ला सकता है। पहले तो स्टीव वापस आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। अगले दिन जब स्टीव ऑफिस जाता है तो वो वहां मार्क को देखता है। मार्क को देखकर उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन मार्क उससे माफी मांगता है और फिर स्टीव एक सलाहकार के तौर पर कंपनी में दोबारा शामिल हो जाता है। एक दिन जब वो ऑफिस के गार्डन में बैठकर संगीत सुन रहा होता है तो मार्क और सीईओ अल्बर्ट उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि एप्पल के शेयर रातों रात बहुत गिर गए हैं और कंपनी कभी भी दिवालिया हो सकती है। इसलिए मार्क उसे एप्पल का सीईओ बनने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ वो उन सब पर जीत हासिल कर सकता है। तभी स्टीव कहता है कि उसने कुछ खोया नहीं था, बल्कि वो सब उससे छीन लिया गया था। अब इस सब के दौरान उसे अपना म्यूजिक प्लेयर भी पसंद नहीं आता है। शायद वो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो उसे फेंक देता है। इसके बाद स्टीव की मुलाकात जोनाथन नाम के एक डिजाइनर से होती है, जो बिल्कुल उसकी तरह एक जिद्दी और अपने काम के प्रति जुनूनी इंसान था। उसके साथ मिलकर स्टीव एक नई कंपनी शुरू करता है और उसे एप्पल का नया सीईओ बनाया जाता है। कुछ ही सालों में स्टीव अपनी टीम में कुछ नए और युवा लोगों को रखता है और उन पुराने लोगों को हटा देता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे। अब उस दिन से उसने धीरे धीरे एप्पल सिस्टम को महान एप्पल बना दिया। आज ये दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंपनी है, लेकिन इसमें कई लोगों का योगदान है, कुछ पुराने, कुछ नए और स्टीव जॉब्स, जिसने एक गैराज से $5 बिलियन के ऑफिस तक का सफर तय किया। आज स्टीव जॉब्स के पास $5 बिलियन का सबसे बड़ा ऑफिस है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के लिए जुनून रखते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, वरना आप एक साधारण इंसान ही बने रह जाएंगे।